वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर है ये 145 और इसमें हम जो कवर कर रहे हैं वो करेंगे खिलजी वंश। ठीक है, गुलाम वंश या मामलुक वंश अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है, यानी स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी पर आ जाइए। ठीक है, 50 प्रश्न में इसको हम कवर करेंगे। देखिए, वैसे जो ये है पूरा, ये जो पांचों वंश हैं ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो समय वो 1206 से 1526 ईस्वी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले गुलाम वंश है, गुलाम वंश या ममलूक वंश, और दूसरा है खिलजी वंश। उसके बाद कवर करेंगे तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। वैसे तो इससे पहले हमने जो है वो दिल्ली सल्तनत पूरा कवर किया है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में क्या किया उसमें हमने, याद आ रहा होगा तो 50 या 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे कि कुछ मामलुक वंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कुछ खिलजी वंश के होंगे, कुछ तुगलक वंश के होंगे, कुछ सैयद के होंगे, कुछ लोधी के होंगे, और इसी सीरीज़ में किए हैं। ठीक है, जो 145 अभी तक हो गए हैं ना, 1 से 145 तक इसी के बीच में कवर किया है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा डीप हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है हमने 100 क्वेश्चन कवर किए थे गुलाम वंश के, अब 50 इसमें है, 50-50 तक तो मिनिमम इसमें, तो एकदम टू द पॉइंट हो जाएगा। मतलब जो छोटा मोटा रह गया होगा वो सब कुछ इससे कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुलाम वंश का जो पतन होगा, जो अंतिम सुल्तान होगा वो मारा जाएगा। ठीक है, और वो कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, 3 साल का सुल्तान था मात्र वो, 3 साल की आयु में उसको सुल्तान घोषित किया था। उसकी मृत्यु कर दी थी। ठीक है, और मृत्यु करने के बाद खिलजी वंश के उस शासक ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, क्या है उस शासक का नाम, वो अपने आप में एक प्रश्न है। ठीक है, इसमें मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, इतिहासकारों द्वारा खिलजी क्रांति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है खिलजी क्रांति शब्द का प्रयोग? सभी को पढ़ लेते हैं एक बार। बाजार नियंत्रण नीतियों को लागू करना, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने चाचा की हत्या करना, सल्तनत के शासन में तुर्की कुलीनता के एकाधिकार को समाप्त करना, या खिलजी वंश द्वारा मंगोलों का पूर्ण विनाश करना। क्या है खिलजी क्रांति? इतिहासकार जो खिलजी क्रांति शब्द को संदर्भित करते हैं वो है सल्तनत के शासन में तुर्की कुलीनता के एकाधिकार को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, खिलजी क्रांति ने उच्च पदों पर केवल तुर्कों को बैठने की परंपरा को तोड़कर भारतीय मुसलमानों और अन्य वर्गों को भी अवसर दिए। तो सी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? देखिए, कुछ विभाग ऐसे होंगे जो गुलाम वंश में या मामलूक वंश में जो फॉर्म किए गए, जैसे कि बलबन के द्वारा। तो दिल्ली सल्तनत के आगे के जो वंश हैं उनमें भी वो जो वंश हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे और वही काम करेंगे। दीवान मुस्तखराज है बकाया राजस्व की वसूली और राजस्व अधिकारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। डी है इसका आंसर। दीवान मुस्तखराज का जो काम है वो उन राजस्व अधिकारियों से बकाया राशि वसूलना था जिन्होंने किसानों से तो धन लिया लेकिन खजाने में जमा नहीं किया। एक और चीज़, इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। जो भी वीडियोस देखना नहीं पसंद करता है या अंतिम समय पर प्रिंट निकाल कर प्रैक्टिस करना चाहता है तो PDF फॉर्मेट की सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण नीति है उसके अंतर्गत सराय ए अदल क्या था? सराय ए अदल था निर्मित वस्तुओं, कीमती कपड़ों और जड़ी बूटियों का बाजार। सराय ए अदल एक सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था जहां कपड़े, शक्कर, मेवे, तेल और अन्य विलासिता की वस्तुएं बेची जाती थीं। किस मंगोल आक्रमणकारी ने 1303 ईस्वी में दिल्ली को घेर लिया था जिसके बाद अलाउद्दीन को सीरी के किले में शरण लेनी पड़ी थी? वो मंगोल आक्रमणकारी था तारगी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, तारगी ने 1303 में अचानक आक्रमण किया जब अलाउद्दीन की सेना चित्तौड़ अभियान से लौटी थी और कमज़ोर थी, जिसके कारण उसे सीरी के किले की सुरक्षा लेनी पड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए घरी और चरी कर जो हैं टैक्स क्रमशः किन पर आधारित थे? घरी और चरी। घरी है मकानों पर और चरी है दुधारू पशुओं के चरागाहों पर। डी है इसका आंसर। देखिए, घरी कर घरों पर और चरी कर दुधारू पशुओं के चरागाहों पर लगाया जाता था ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके। तो घरी को घर करके और चरी को, ठीक है, चरई से, ठीक है, ग्रीन कलर की होती है, वो बड़े चाव से खाते हैं मवेशी, तो इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के किस शासक को राय रायन की उपाधि और 1 लाख स्वर्ण टका देकर सम्मानित किया था? राय रायन की उपाधि दी थी अलाउद्दीन ने देवगिरी के रामचंद्र देव को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। रामचंद्र देव के समर्पण और संधि के बाद अलाउद्दीन ने राय रायन की उपाधि दी और नवसारी का जिला उपहार में दिया उसको। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में दिल्ली के पास रहने वाले मंगोलों को, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, क्या कहा गया? उनको कहा गया न्यू मुस्लिम्स, यानी नौ मुस्लिम। देखिए, जलालुद्दीन के समय जो मंगोल इस्लाम अपनाकर दिल्ली में बस गए, उन्हें नौ मुस्लिम कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी की मशाहत प्रणाली का मुख्य आधार क्या था? मशाहत प्रणाली का मुख्य आधार खेती की गई भूमि की पैमाइश या माप। बी है इसका आंसर। मशाहत का अर्थ है भूमि की वास्तविक पैमाइश करना या उसके आधार पर भू राजस्व निर्धारित करना। खिलजी शासन के दौरान मुन्हियान कौन थे? राजस्व संग्राहक थे, गुप्तचर और जासूस थे, बाजार के व्यापारी थे या शाही अंगरक्षक थे? मुन्हियान, शाही अंगरक्षक तो नहीं थे ये। मुन्हियान थे गुप्तचर और जासूस। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। मुन्हियान वे गुप्तचर थे जो सुल्तान को सीधे बाजार की कीमतों और लोगों की गतिविधियों की जानकारी देते थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समान एक व्यवस्था शुरू की थी, वह अकाल के समय क्या करता था? वो अकाल के समय सरकारी गोदामों से राशनिंग के माध्यम से अनाज वितरित करता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, अलाउद्दीन ने दिल्ली में विशाल गोदाम बनवाए थे और अकाल के समय प्रति परिवार आधा मन अनाज प्रतिदिन देने की राशनिंग व्यवस्था लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। किस खिलजी सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और अल इमाम अल वास्तविक बिल्लाह की उपाधियां धारण की थीं? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, नसीरुद्दीन खुसराव शाह या खुसरो शाह, एक ही बात है। और डी में है अलाउद्दीन खिलजी। खुद को खलीफा घोषित किया और अल इमाम अल वास्तविक बिल्लाह की उपाधि कौन धारण कर सकता है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने खिलाफत की सत्ता को ठुकराते हुए स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, जो दिल्ली सल्तनत में अद्वितीय था। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संदर्भ में विश्वा क्या था? विश्वा है भूमि माप की मानक इकाई। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। घोड़े को दागने की एक विधि नहीं है, राजस्व की एक विशेष मुद्रा नहीं है, एक प्रकार का धार्मिक कर नहीं है। देखिए, अलाउद्दीन ने भूमि पैमाइश को विश्वा को मानक इकाई के रूप में निर्धारित किया था, स्टैंडर्ड यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए।
अमीर खुसरो ने अपनी किस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों और प्रशासनिक सुधारों का विस्तृत विवरण दिया? ठीक है, तो अमीर खुसरो की पुस्तक होनी चाहिए वो। तुगलकनामा है अमीर खुसरो की पुस्तक, यहाँ पर खजाइनुल फतूह भी अमीर खुसरो की पुस्तक है, लेकिन तारीख सही अमीर खुसरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा खजाइन उल फतूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, ए है इसका आंसर। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह, जिसे तारीख अलाई भी कहा जाता है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों और प्रशासनिक सुधारों का विस्तृत विवरण किया है। नंबर 14 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सहना ए मंडी का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? सहना ए मंडी बाजार के नियमों का पालन करना और कीमतों पर नियंत्रण रखना। देखिए, सहना ए मंडी प्रत्येक बाजार का प्रमुख होता था, जो यह निश्चित करता था कि व्यापारी कीमतों में हेरफेर ना करें, तो बाजार में नियमों का पालन करना और कीमतों पर नियंत्रण रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए दाग और हुलिया प्रथा शुरू की। हुलिया का क्या अर्थ था? क्या घोड़ों की नस्ल की पहचान, हथियारों का पंजीकरण, विशेष सैन्य पोशाक पहनना या सैनिकों का विस्तृत शारीरिक विवरण रखना? सैनिकों का विस्तृत शारीरिक विवरण रखना, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रत्येक सैनिक का चेहरा और शारीरिक पहचान दर्ज की जाती थी, ताकि उनके स्थान पर कोई और ना आ सके। नंबर 16 है, जलालुद्दीन खिलजी की उदार नीति का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि सुल्तान मुसलमानों का एक बाल भी बाका नहीं करना चाहिए? जलालुद्दीन खिलजी की उदार नीति का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि सुल्तान मुसलमानों का एक बाल भी बाका नहीं करना चाहता? किसने कहा? जियाउद्दीन वर्नी या कोई और? इब्ने बतूता तो है नहीं इसका उत्तर, मिनहाजुस सिराज भी नहीं है। ठीक है, जियाउद्दीन वर्नी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वर्नी ने तारीख फिरोजशाही में जलालुद्दीन की अत्यधिक उदारता की आलोचना करते हुए यह उल्लेख किया था। तो ऊपर वाला जो एक प्रश्न था जिसमें कुछ पुस्तकें थीं, उसमें डी ऑप्शन में थी तारीख फिरोजशाही, वो जियाउद्दीन वर्नी की रचना है। और तुगलकनामा और खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो की। नंबर 17 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? खिजराबाद, ऑप्शन नंबर डी। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत प्रणाली के तहत भू राजस्व यानी खराज की दर कितनी निर्धारित की थी? बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, 1/2 यानी 50% थी, आधा आधा पूरा। बी है इसका आंसर। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने उपज यानी खराज के रूप में जिसने उपज का 50% खराज के रूप में लिया, ताकि सैन्य खर्च निकाला जा सके। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच की जो सीमा है वो कौन सी नदी थी? चिनाब नदी, सिंधु नदी, रावी नदी या सतलज नदी? ना इसका उत्तर चिनाब है, ना इसका उत्तर सतलज है और ना ही सिंधु। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी। 1306 में मंगोलों की हार के बाद रावी नदी दोनों साम्राज्यों के बीच की सीमा बन गई। याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 20वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को युग का रुस्तम और नायक की उपाधि दी गई थी? ये अलाउद्दीन का सेनापति था, इसका नाम है मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। मलिक काफूर को उसकी दक्षिण विजयों के कारण अत्यधिक सम्मान और ये उपाधियां दी गईं। कौन सी? युग का रुस्तम और नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी काल में आमिल का मुख्य काम क्या था? खिलजी काल में आमिल का मुख्य कार्य था
राजस्व की गणना और संग्रह करना। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, आमिल जो है वो स्थानीय स्तर पर राजस्व वसूलने वाला अधिकारी था, जो मुकद्दम और पटवारी की मदद से काम करता था। नंबर 22, अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र की विजय के दौरान जौहर की परंपरा का दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में पहला लिखित प्रमाण मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी ने क्षेत्र की विजय के दौरान जौहर की परंपरा का दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में पहला लिखित प्रमाण मिलता है। इसका उत्तर है रणथंबोर 1301। देखिए, अमीर खुसरो ने रणथंबोर की विजय के समय राजपूत महिलाओं द्वारा किए गए जौहर का वर्णन किया है, जो सल्तनत साहित्य में प्रथम है। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया? क्या दृष्टिकोण अपनाया उसने? उसने खलीफा के नाम का सहारा लिया, लेकिन शासन में उलेमाओं का हस्तक्षेप बंद कर दिया। ठीक है, खलीफा के नाम का सहारा लिया, लेकिन शासन में उलेमाओं का हस्तक्षेप बंद कर दिया। उसने यामीन उल खिलाफत की उपाधि ली, लेकिन स्पष्ट किया कि राजनीति और धर्म अलग अलग हैं। नंबर 24 पर आ जाइए। खिलजी वंश के पतन के बाद नसरुद्दीन खुसराव शाह को हटाकर किसने तुगलक वंश की स्थापना की थी? अभी तो चल ही रहा है खिलजी वंश, 50 प्रश्नों तक चलेगा। ये प्रश्न बीच में आ गया, चलो कोई नहीं। नसरुद्दीन खुसराव शाह या नसरुद्दीन खुसरो शाह, ये जो है ये अंतिम शासक है खिलजी वंश का। ये मरेगा तब इसके बाद जो वंश आएगा वो कौन सा होगा? तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश का जो संस्थापक रहेगा वो कौन रहेगा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक? ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने खुसराव शाह को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया और तुगलक वंश की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति मुख्य रूप से किसके लिए तैयार की गई थी? क्या वो आम जनता का कल्याण करना चाहता था, व्यापारियों को लाभ पहुंचाना चाहता था, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना चाहता था, या एक विशाल स्थायी सेना को कम वेतन पर रखना चाहता था? ना वो आम जनता का कल्याण चाहता था, ना किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना चाहता था, ना व्यापारियों को लाभ पहुंचाना चाहता था। वो तो एक विशाल स्थायी सेना को कम वेतन पर बनाए रखना चाहता था। सी है इसका आंसर। अलाउद्दीन को मंगोलों के खिलाफ बड़ी सेना चाहिए थी, कम वेतन में सैनिकों का गुजारा हो सके, इसलिए उसने वस्तुओं की कीमतें कम रखीं। नंबर 26 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस प्रसिद्ध संरचना का प्रवेश द्वार है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। अलाई दरवाज़ा जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद यानी कुतुब मीनार परिषद का दक्षिण प्रवेश द्वार है। अब थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना प्रारंभ किया था? यही था बाजार नियंत्रण व्यवस्था वाला अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने मशाहत के माध्यम से वास्तविक मापी गई भूमि पर कर लगाया। कितना लगा दिया? 50% लगा दिया पूरा, 1/2। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के संबंध में परवाना नवीस कौन था? परवाना बेसिकली होता है एक पत्र जो किसी दूसरे एक व्यक्ति के द्वारा, एक एक्स के द्वारा दूसरे को भेजा जाता है। तो अनुमति पत्र जारी करने वाला अधिकारी, ये है इसका आंसर। देखिए, व्यापारियों को विशेष वस्तुएं जैसे कि कीमती कपड़े बेचने या खरीदने के लिए परवाना नवीस से अनुमति लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट, नंबर 29, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद अलाउद्दीन ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए जनता का समर्थन कैसे प्राप्त किया?
कैसे प्राप्त करेगा? रास्ते में सोने और चांदी के सिक्के लुटाकर। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, कड़ा से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसने जनता और सैनिकों के बीच प्रचुर मात्रा में धन बांटा ताकि उसकी हत्या की क्रूरता को लोग भूल जाएं। अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा वर्ग के प्रति क्या नीति अपनाई? उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया, लेकिन उन्हें राजनीति से बाहर रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा वर्ग यानी इस्लामी धार्मिक विद्वानों के प्रति कठोर और धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाई। वह दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा और प्रशासन में उलेमाओं को कोई हस्तक्षेप नहीं करने दिया। नंबर 31 पर आ जाइए। खिलजी प्रशासन में दीवान-ए-अर्ज विभाग का क्या कार्य था? सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण और वेतन का प्रबंधन। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, खिलजी प्रशासन और व्यापक रूप से दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज या दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग था। ये बलबन ने चलाया था इससे पहले जो सल्तनत थी मामलुक में गुलाम में। इस विभाग के प्रमुख को आरिज-ए-मुमालिक कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मेहर का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता था? युद्ध में लूट का माल या विवाह के समय दी जाने वाली राशि, एक प्रकार का प्रशासनिक आदेश या बाजार में वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विवाह के समय दी जाने वाली राशि। अरे गलती हो गई क्या? कैसे हो गई? मेहर का प्रयोग, ओहो। देखिए, मेहर जो है वो है बाजार में वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच। डी है, नहीं नहीं, बी ही है इसका आंसर। इसको करेक्ट कर लीजिए, ए होगा यहाँ पर, सॉरी, बी है इसका आंसर। देखिए, मेहर का जो प्रयोग है, ठीक है, बी, मेहर का जो प्रयोग है वो मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दौरान विवाह से जुड़े एक अनिवार्य इस्लामी निकाह के रूप में किया जाता था। यह वह धन या संपत्ति है जो विवाह यानी निकाह के समय पति द्वारा अपनी पत्नी को दी जाती थी। यह महिला के कानूनी अधिकार, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। मेहर। नंबर 33, अलाउद्दीन खिलजी की सिक्का यानी करेंसी नीति के बारे में कौन सा एक सत्य है? चार में से कोई एक ही सत्य होगा। उसने सोने के सिक्कों को बंद कर दिया, गलत। उसने पहली बार सांकेतिक मुद्रा चलाई, गलत। मोहम्मद बिन तुगलक चलाएगा वो। उसने केवल तांबे के सिक्के चलाए, ये भी गलत है। उसके सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर सानी अंकित था, ये करेक्ट है पहला वाला। देखिए, अलाउद्दीन अपनी विश्व विजय की महत्वाकांक्षा के कारण खुद को दूसरा सिकंदर कहता था और सिक्कों पर यह अंकित करवाया उसने। नंबर 34 पर अजय, अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोहों को रोकने के लिए 4 अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी किए थे। उनमें से एक इनाम और वक्फ भूमि के बारे में क्या था? देखिए, ये जो वक्फ शब्द है ना, ये एक इस्लामिक शब्द है। इसका अर्थ होता है कोई व्यक्ति विशेष, ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए या पवित्र कार्यों के लिए या लोगों के भले के लिए जो अपनी चल अचल संपत्ति है ना उसको दान कर देता है, ये है वक्फ। तो ऐसी अधिकांश भूमि को जब्त कर खालिसा भूमि में बदल दिया गया या इस भूमि को केवल सैनिकों में बांटा गया, गलत है। उन्हें और अधिक भूमि दान में दी गई, गलत है। इस भूमि पर कर की दर कम कर दी गई, गलत है। सी ही इसका उत्तर होगा। ऐसी अधिकांश भूमि को जब्त कर खालिसा भूमि में बदल दिया गया, सी है इसका आंसर। देखिए, अलाउद्दीन ने उपहार, पेंशन और धार्मिक अनुदान में दी गई भूमि वापस ले ली ताकि कुलीनों के पास विद्रोह के लिए धन न रहे। नंबर 35 है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय अभियानों का प्रमुख प्रेरणा स्रोत क्या था?
क्यों किए अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में अभियान क्यों कूच की? क्योंकि अपार धन संपत्ति प्राप्त करना चाहता था वो, और उत्तरी भारत के साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। दक्षिण के राज्य सोने और रत्नों के लिए प्रसिद्ध थे। उसने वहाँ से धन लूटा ताकि अपनी बड़ी सेना का खर्चा चला सके। नंबर 36 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी को मंगोल आक्रमणों से बचाने के लिए किस नए नगर की स्थापना की थी? इसका उत्तर है सीरी। सीरी को 1303 में एक सैन्य छावनी और राजधानी के रूप में विकसित किया था। नंबर 37 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधारों के कारण किन टोलियों की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई थी? देखिए, खिलजी डायनेस्टी में मेनली ये 2-3 शासक ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें अलाउद्दीन खिलजी है। इसी के ऊपर सवाल बनते आए हैं अभी तक। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधारों के कारण किन बिचौलियों की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी? खुद, मुकद्दम और चौधरी की। ये है इसका आंसर। ये स्थानीय हिंदू जमींदार और ग्रामीण अधिकारी थे, खुद, मुकद्दम और चौधरी, जो पहले कर नहीं देते थे और किसानों का शोषण करते थे। अलाउद्दीन ने इनके विशेषाधिकार छीन लिए। नंबर 38 पर आ जाइए। सल्तनत काल में विस्वा प्रणाली लागू करने वाला एकमात्र खिलजी सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, सल्तनत काल में भू राजस्व के लिए विस्वा प्रणाली यानी प्रति विस्वा अनुमानित उपज लागू करने वाला एकमात्र शासक अलाउद्दीन खिलजी था। भूमि की माप, वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की वास्तविक पैमाइश यानी मसाहत कराकर भू राजस्व निर्धारित किया था। ठीक है, विस्वा का अर्थ क्या है? इसमें 1 बीघा के 20वें हिस्से को लगान वसूली की मानक इकाई माना गया, यानी बिस्वा। कर की दर क्या थी? 1/2। ठीक है, उसने उपज का 50% यानी आधा हिस्सा कर के रूप में तय किया, जो कि बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी की वजारत व्यवस्था के बारे में जियाउद्दीन वर्नी के विचारों का मुख्य केंद्र क्या था? यह केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित थी। ये जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी ना, उसकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। देखिए, इतिहासकारों में भेद है, लेकिन बर्नी का विवरण संकेत देता है कि इसका जो मुख्य प्रभाव है दिल्ली और शाही सेना की आपूर्ति पर था, मतलब आसपास पर ही था, जो इसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। 40वें नंबर का प्रश्न है। मलिक काफूर ने दक्षिण के किस राज्य को कभी भी पूरी तरह नहीं जीता, बल्कि वहाँ केवल लूटपाट की? पांडे यानी मदुरई। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मदुरई के पांडे भाइयों के बीच संघर्ष का फायदा उठाकर काफूर ने वहां अपार लूटपाट की, लेकिन पांडे राजा कभी उसकी पकड़ में नहीं आए और ना ही संधि की। तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, मलिक काफूर। नंबर 41 है। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के कारण किसानों को अपना अनाज कहाँ बेचना अनिवार्य था? खुले बाजार में उच्चतम बोली लगाने वाले को? गलत। मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को? गलत। स्थानीय जमींदारों को? गलत। केवल सरकारी खलिहानों और पंजीकृत बाजारों को? सी है इसका आंसर। देखिए, किसानों को अपना अतिरिक्त अनाज खलिहान में ही निश्चित कीमतों पर व्यापारियों को बेचना पड़ता था, सरकारी खलिहान। 42। अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या पद दिया था? देखिए, गुप्तचर वरीद शब्द आपको याद आ रहा हो तो गुलाम वंश में, और उसका जो प्रधान है वरीद ए मुमालिक है, और वो भी यहीं बीच इसके अगले वंश में भी चलेगा, तो सी है इसका आंसर। वरीद ए मुमालिक गुप्तचर और सूचना विभाग का प्रमुख था। 43। अलाउद्दीन खिलजी ने अंतिम दिनों में सत्ता की वास्तविक बागडोर किसके हाथ में? अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम दिनों में सत्ता की वास्तविक बागडोर किसके हाथ में थी? जो इसका सेनापति, मलिक काफूर।
सुल्तान की बीमारी का फ़ायदा उठाकर मलिक काफूर ने पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली और उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप किया उसने। नंबर 44, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दीवान वक्फ विभाग की स्थापना क्यों की थी? तो वक्फ जो शब्द है वो धार्मिक अनुदानों और वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों की देखभाल करने के लिए, तो सी है होगा इसका आंसर। ऊपर एक्सप्लेन किया ही था मैंने अभी कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अपनी जो चल अचल संपत्ति है वो किसी धार्मिक कार्य के लिए, पवित्र काम के लिए या लोगों की सहायता करने के लिए, ठीक है, स्थायी रूप से दान में दे देना वक्फ। धार्मिक अनुदानों और वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों की देखभाल करने के लिए जलालुद्दीन ने धार्मिक बंदोबस्त और उनसे होने वाली आय व्यय के रिकॉर्ड के लिए यह विभाग बनाया। 45वें नंबर का प्रश्न है कि सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वसूला जाने वाला खुम्स कर क्या था? खुम्स युद्ध में लूटी गई संपत्ति का हिस्सा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वसूला जाने वाला खुम्स युद्ध में शत्रु की हार के बाद लूटे गए माल या संपत्ति का हिस्सा था। जो इस्लामी शरिया कानून है, इस्लामी शरिया कानून के तहत पारंपरिक व्यवस्था ये थी कि लूटे गए धन के 80% यानी 4वें हिस्से पर सैनिकों का अधिकार होता था और 20वें हिस्से यानी 1/5वें हिस्से पर जो बाकी का माल बचा वो राजकोष के पास जमा होगा। लेकिन अलाउद्दीन ने क्या किया, उल्टा कर दिया इसको। उसने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं और खजानों को भरने के लिए इस नियम को पूरी तरह से पलट दिया। अब युद्ध में जो माल लूटा जा रहा है, मतलब मेहनत सैनिक कर रहे हैं, तो पहले तो शरिया कानून कह रहा है कि, मतलब इस्लामी कानून कह रहा है कि 80% वो रखेंगे जो लूट के लेके आए हैं, इस्लामी शरिया कानून। अब इसने क्या किया, उल्टा कर दिया। इसने किया कि 80% तो जमा करो खजाने में, ठीक है, और बाकी 20% तुम रख लो। तो सैनिकों का हिस्सा 20% कर दिया और 80% को जमा राजकोष में। 46वें नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के किस सुधार को आधुनिक राशनिंग व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है? बाजार नियंत्रण और अनाज का सरकारी भंडारण। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण निधि विशेष रूप से सहना या मंडी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण प्रणाली को आधुनिक राशनिंग व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। खिलजी वंश के दौरान मुतशरिफ कौन था? खिलजी वंश के दौरान मुतशरिफ कौन था? नगर का पुलिस प्रमुख, सुल्तान का निजी सचिव, शाही कोषाध्यक्ष या स्थानीय स्तर का राजस्व अधिकारी? मुतशरिफ ये था स्थानीय स्तर का राजस्व अधिकारी। देखिए, मुतशरिफ जिलों या परगनों में राजस्व एकत्र करने और हिसाब रखने वाला अधिकारी था। नंबर 48 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी ने शराब और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? वह राज्य का खर्चा कम करना चाहता था, जनता के स्वास्थ्य को सुधारना चाहता था, वह एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, या ऑप्शन नंबर ए, उसे लगा कि सामाजिक गोष्ठियों और शराब की महफिलों में विद्रोह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। ए है इसका आंसर, ठीक है। देखिए, अलाउद्दीन का मानना था कि शराब पीने के बाद अमीर और कुलीन लोग आपस में मिलते हैं और सुल्तान के विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं। नंबर 49 पर आ जाइए। किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति को विश्व के आश्चर्यों में से एक माना है? ना फरिश्ता है ना इब्न बतूता है, इसका नाम है बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। देखिए, जियाउद्दीन बर्नी ने कीमतों के स्थिर रहने और वस्तुओं की उपलब्धता को मध्यकालीन युग का एक बड़ा चमत्कार माना। सी है इसका आंसर।
और अंतिम प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले खिलजी वंश, जो कि खिलजी वंश का समय है 1290 से 1320, ठीक है, इसके शासकों का सही कालानुक्रम में सजा दीजिए इनको, मतलब बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। सबसे पहले कौन आएगा, आपको याद आ रहा हो तो इससे पहले जो गुलाम वंश था, मामलूक वंश, उसका अंतिम शासक 3 वर्ष का सुल्तान शमसुद्दीन क्यूमर्स को मारा था जिसने, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं मारा था। तो जहाँ जहाँ अलाउद्दीन खिलजी से शुरू हो रहा है उसको एलिमिनेट करो। तो नसरुद्दीन खुसरो शाह, ये तो अंतिम था खिलजी वंश का। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने जो है शमसुद्दीन क्यूमर्स 3 साल के सुल्तान को मारकर समाप्त कर दिया गुलाम वंश को और खिलजी वंश की नींव रखी। इसके बाद आएगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, और सबसे अंत में है नसरुद्दीन खुसराव शाह या नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो गुलाम वंश और इसके बाद ये खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश। अब इसको कौन मारेगा, इसको मारेगा गयासुद्दीन तुगलक या तुगलक गाजी, या गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। फिर स्थापना होगी एक नए वंश की जिसका नाम है तुगलक वंश। तो नेक्स्ट वंश अपना तुगलक वंश होगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले खिलजी वंश है 1290 से 1320। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो समय है वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, यानी 1290 से 1296, 6 वर्ष का। यह इस वंश का संस्थापक था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आएगा 1296 से 1316, जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद, जो सबसे शक्तिशाली शासक था इसका खिलजी वंश का। इसके बाद आएगा शिहाबुद्दीन उमर खिलजी 1316 में। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठेगा ये। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320, 4 वर्ष के लिए। शिहाबुद्दीन को अपदस्थ करके सुल्तान बनेगा ये। और सबसे अंत में है नासिरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी, खिलजी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, देखिए, नसरुद्दीन खुसरो शाह मूल रूप से गुजरात का हिंदू था जिसने इस्लाम अपनाया और सत्ता हासिल की। उसके शत्रुओं ने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। ठीक है, और इसको मारेगा कौन, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, और स्थापना होगी एक नए वंश की, तुगलक वंश। तो तुगलक डायनेस्टी कवर करेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा।